7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। आदि अचिंत, कर्नल अजय के रैना, मेजर जनरल राजीव नारायणन, डीपी पांडे, अभिजीत चावड़ा, सुमित पीर और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मोदी जी को 9 सितंबर को हटना था, यानी मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू होनी थी 9 सितंबर से। ये बिल्कुल पूरी तरह से हमारे क्यू ट्यूबर्स ने सुनिश्चित कर रखा था। अब क्यू ट्यूबर्स जो हैं वो अचानक राहुल गांधी के विरोध में खड़े हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने उनके सपने को पूरा नहीं किया। राहुल गांधी मलेशिया घूमने चले गए, इसलिए क्यू ट्यूबर्स के सपने जो थे वो चूर चूर हो गए और 2-3 दिन तक वो राहुल गांधी के विरोध में खड़े रहे। लेकिन अब उन्होंने सभी ने, क्यू ट्यूबर्स ने मिलकर मोदी के हटने की अगली तारीख तय कर दी है। जी हाँ, और उन्होंने मोदी को हटाने के लिए ये तय कर दिया है कि अब बिहार इलेक्शन में मोदी जिस दिन हारेंगे उस दिन मोदी की उल्टी गिनती वापस शुरू हो जाएगी और मोदी उसके 1-2 महीने में अपनी गद्दी छोड़ देंगे। अब बड़ी विचित्र बात है कि एक तरफ तो नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, मोदी जब हारेंगे, यानी जब मोदी उनके अनुसार वोट चोरी नहीं कर पाएंगे उसके बाद वो गद्दी छोड़ देंगे। तो इसमें यदि आपको कोई लॉजिक लग रहा है तो आप कृपया नीचे कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि भाई क्या वोट चोरी के लिए गद्दी छोड़नी है या वोट चोरी में फेल रहने के बाद गद्दी छोड़नी है। अब सारा का सारा दारोमदार टिक गया है अगर बिहार इलेक्शन पर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब कि बिहार इलेक्शन में हारेंगे, ये पक्का है। वैसे पक्का तो इनके लिए हरियाणा इलेक्शन भी पक्का था, महाराष्ट्र इलेक्शन भी पक्का था, ये सारे इलेक्शन में ये बिल्कुल पक्के थे कि मोदी हारेंगे और मोदी के हारने के बाद में सरकार जो है वो गिर जाएगी। सरकार को इन्होंने आरंभ में 6 महीने का टाइम दिया था और 6 महीने कहा था कि इन्होंने भाई ये हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद में सरकार गिर जानी है। नहीं गिरी। अब उन्होंने अपना पूरा फोकस बदल के अब ये कर दिया है कि साहब कि अब चुनाव जो होगा बिहार में उसके बाद तो ये सरकार गिर ही जानी है। अब तो क्यों बचनी चाहिए, बचनी भी नहीं चाहिए। तो चांस क्या है बिहार में इलेक्शन में हारने का मोदी जी के, क्योंकि हम देख चुके हैं कि बहुत धक्का लगा हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी हाइड्रोजन बॉम्ब भी फोड़ने वाले हैं। कह रहे हैं 17 तारीख को फोड़ेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब। 17 तारीख को क्यों? क्योंकि 17 तारीख को मोदी जी का जन्म दिवस है और उनको बहुत ही आपत्ति है कि मोदी जी ने आखिरकार जन्म ही क्यों लिया। तो 17 तारीख को हाइड्रोजन बॉम्ब राहुल गांधी की तरफ से फूटेगा। वैसे ये भी कह दूं कि यदि आप मोदी को, योगी को और 1-2 और मुख्यमंत्रियों को छोड़ दें तो वास्तव में कई सारे मुख्यमंत्री तो इस प्रकार के हैं जो पूरी तरह से पलीता लगाने में लगे हुए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कोर समर्थक हैं, जो मूल समर्थक हैं, वो उनसे दूर चले जाएं। अभी इस समय जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बड़ा ज़बरदस्त कथन सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं कि साहब कि ये जो सवर्ण लोग जो हैं वो ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाकर 63% करने के विरोध में जो अपने स्वर उठा रहे हैं उनको फॉरेन फंडिंग है। मोहनलाल जी यादव को पता नहीं कहाँ से सपना आया कि सवर्णों को फॉरेन फंडिंग है। तो भाई ऐसा है, तुम तो सभी को फॉरेन फंडिंग बना लो। ऐसा करो, आप जो है फॉरेन फंडिंग के जो आप जिनको आप आरोप लगा रहे हो फॉरेन फंडिंग का, तो वो आपने एक तरह से ये कह दिया कि वो सारे के सारे जो हैं वो कांग्रेसी के हैं, क्योंकि आप अधिकतर फॉरेन फंडिंग का आरोप उन्हीं पे लगाते हो जो कांग्रेसी हैं।
तो मुझे लगता है कि मोदी जी को ऐसे तत्वों से भी सावधान रहना पड़ेगा जिनकी अपनी ज़ुबान पर कतई कंट्रोल नहीं है और उनका केवल यही काम है कि किस तरह से जो केंद्र के कार्य हैं उनमें पलीता लगावें और उनमें पूरी तरह से नीचे से जड़ काटते रहें। तो इस समय हमारे मोहनलाल यादव जी जो हैं वो अचानक अपने आप को तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के समकक्ष समझने लगे हैं और उसी तरह से वो वहाँ पर भी पीडीए के नायक बन गए हैं। तो यदि इस प्रकार से चला तब तो सब मोदी जी को समस्या आ सकती है। वैसे बिहार इलेक्शन की जहाँ तक बात है और ये जो नई डेट दी गई है उसमें मुझे तो नहीं लगता कि बिहार इलेक्शन में कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले एक जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि वो पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अगर पूरी 243 सीटों पर योगी तेजस्वी जी ये चुनाव लड़ने वाले हैं तो फिर कांग्रेस का क्या होगा और कम्युनिस्टों का क्या होगा और मुकेश सहनी का क्या होगा। ये अचानक ये बात कहाँ से आई कि साहब 243 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं श्री तेजस्वी यादव। अभी अभी तो वोट अधिकार यात्रा संपन्न हुई है। अभी अभी तो कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है। अभी अभी तो कांग्रेस ने ऐसी एआई जनरेटेड वीडियोस चलाई हैं जिनको देख देख के पूरा बिहार का बच्चा जो है वो थू थू कर रहा है। कांग्रेस वाले रोमांचित हैं, उनको लग रहा है कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जहाँ तक हमारे जो यादव बंधु हैं, जो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव बंधु हैं, हालांकि मोहनलाल यादव भी उधर ही जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि मोहनलाल यादव जो हैं वो यादव फर्स्ट और बीजेपी लास्ट वाले तो नहीं हो गए कहीं। तो मोहनलाल यादव को ज़रा चेक कर लीजिएगा। बाकी ये जो यादव बंधु हैं इन्होंने ये तय किया है कि जितनी गालियां दोगे आप अपने विरोधियों को, उतना ही जो आपका कोर वोटर है वो आपके साथ बंधेगा। तो इन्होंने अपने कोर वोटर को ये मान लिया है कि ये कोर वोटर पूरी तरह से गालीबाज, उच्छृंखल, लठैत, बदमाश, क्रिमिनल, ये इन्होंने मान लिया है। हम नहीं कहते कि इनका कोर वोट ऐसा है, क्योंकि उसमें भी संभ्रांत व्यक्तियों की संख्या कम नहीं है। हालांकि जो कोर वोटर है वो लठैतबाजी में तो विश्वास रखता है। लेकिन ये भी बात है कि कांग्रेस कह रही है झगड़ा क्यों हो रहा है यशस्वी में और कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार आपने हमको 70 सीटें दी थी, वो 70 सीटें जो थी उनमें से हम 19 केवल इसलिए जीते क्योंकि आपने हमको सीटें ही ऐसी दी थी जिस पे हमारे जीतने की संभावना नगण्य थी। इस बार सीटें जो हैं वो आप हमारे हिसाब से दीजिए और जो मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं वो हम लेंगे, क्योंकि मुसलमानों का ठेका हम ले चुके हैं। आप चेक कर लीजिए मुसलमानों से, मुसलमान जो है वो कांग्रेस के प्रति पूरी तरह से आकर्षित है। अब तेजस्वी तो ठहरे नौसिखिए, पिछली बार भी उन्होंने 70 सीटें दे के लोगों ने कहा था गलती की और उसी की वजह से बाद में जो परिणाम आया वो 70 की जो 19 रह गई, उसी कारण वो पीछे रह गए, नहीं तो चुनाव जीत जाते। और चुनाव जीत जाने का उनके पास बड़ा अच्छा अवसर था, क्योंकि उस समय चिराग पासवान जो थे उनका मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह से नीतीश कुमार को डाउन करना था, ना कि चुनाव जीतना। और उसका जो था उल्टा असर भी देखा गया। तो बीच में नीतीश बाबू छोड़ के चले गए और उसके बाद फिर वहाँ से जब उनको वापस कटु अनुभव हुए तो फिर वापस चले आए। तो नीतीश जी का तो आना जाना लगा रहता है, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। हालांकि थोड़ी बहुत समस्या इधर भी चल रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी थोड़ा सा और जोर लगा रहे हैं कि 2, 4, 6 सीटें और मिल जाएं। जो उनको 10 अलॉट हुई हैं उस 10 में उनका पूरा नहीं पड़ रहा है। कह रहे हैं कि हमको 8 सीट जीतनी ही जीतनी है, हमको तो अब रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी बनना है। उसके लिए हमें या तो 6% वोट मिले और नहीं तो 6% वोट नहीं मिले तो हमको कम से कम हम 8 सीटें जीतें। और 8 सीटें जीतने के लिए कम से कम 14-15 लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे।
और 14-15 सीटें नहीं मिली तो फिर हम 100 सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे, जिससे कि 6% वोट हमारे आ जाए। खैर, ये तो हम सब जानते हैं कि ऐसे समय पर थोड़ी बहुत आपस में जूतम पैजार होती ही होती है। तो इधर तो ये हल्का फुल्का चल रहा है, उधर पूरे फुल ब्लूम पे चल रहा है। यहाँ तक पहुँच गया कि उन्होंने कहा कि हमको यादव सीटें भी दी जाए। अब समझाया तेजस्वी ने कि भैया यादव जो है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर आपको हमने यादव सीटें दे दी तो यादव के पास सदैव यह ऑप्शन रहता है कि वो बीजेपी में जाके वोट दे दे, और विशेषकर से यदि बीजेपी ने यादव खड़ा कर दिया तब तो वो 100% उधर चला जाएगा। तो इसलिए आप कृपया इस प्रकार की जो ज़बरदस्ती है या जो हठ है या बाल हठ है, ये बाल हठ मत करें। लेकिन बालक तो बाल हट करेगा ही, बालक यदि बाल हट नहीं करेगा तो बालक क्यों कहलाएगा। कांग्रेस ने कह दिया कि नहीं, हमको तो ये सारी सीटें चाहिए। MIM पहुंच गई लालू के पास, कह गए हमको तुम 20 सीट दे दो और तुमको तो हम सॉलिड जो है वो वोट बैंक ला के देंगे, कांग्रेस को एक मुसलमान वोट देने नहीं जाएगा। और लालू जी जो हैं वो यशस्वी को समझा रहे हैं, अब तेजस्वी को समझा रहे हैं। अब तेजस्वी कितना समझेंगे पता नहीं, लेकिन मज़े की बात यह है कि जो कट ऑफ डेट इन्होंने दी है कि बिहार इलेक्शन में बीजेपी हारेगी और मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू होगी, वो तारीख भी अब इन सब तौर तरीक़ों के चलते थोड़ी मुश्किल में आती हुई दिख रही है। कई लोग तो ये कह रहे हैं जो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड है, हालांकि अतिशयोक्ति नहीं करते हैं, वो ग्राउंड पर रियलिस्टिक रहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि साहब कि ऐसा अगर चलता रहा तब तो बीजेपी 150 से सीटें ज़्यादा लाएगी। तो फिर क्या एक और तारीख देंगे? अब 6 महीने की डेडलाइन तो खड़गे जी तय कर चुके हैं कि 6 महीने में ये सरकार गिरनी ही गिरनी है। वैसे इन्होंने शुरू में कह दिया था 6 महीने में गिरेगी, अब उस 6 महीने के 1.5 साल हुआ चाहते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अब ये 6 महीने और इन्होंने दे रखे हैं भाई, दिसंबर जनवरी फरवरी तक वो भी हो जाएगा 6 महीना। तो अब मुझे लगता है कि अब इन्होंने ये तय कर रखा है कि हर 6 महीने में एक नई तारीख देनी है। तो ये लेटेस्ट तारीख है, ये आप तय कर लीजिए कि जिस दिन बिहार के चुनाव परिणाम आएंगे उस तारीख को मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू होगी, ऐसा क्यू ट्यूबर्स का कहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।